नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। टाइम समाचार की एक खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर के। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, भानु सहाय जी, जो कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि बुंदेलखंड राज्य बन जाए और आज भी प्रयास कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने दांव पर लगा दिया, शादी भी नहीं की। सर, आपका स्वागत है भानु जी। तो आप बताइएगा इस समय क्या प्रगति चल रही है इस बात को लेकर के कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा या नहीं बनेगा, क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे पहले तो हम टाइम समाचार चैनल को इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बेहाल बदहाल जो बुंदेलखंड है और जो राज्य बनाने की जो संघर्ष चल रहा है उसको महत्वता देते हुए अपने चैनल पर उसको लाने का कार्य किया है। अमित जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय छोटे राज्यों का विलीनीकरण चल रहा था। मतलब कि जितनी उस समय राजा ही राजा हुआ करते थे, अंग्रेज चले गए थे। भारत गणराज्य अगर बन रहा था तो राजाओं को उस गणराज्य में मिलाने का कार्य प्रारंभ हुआ 1947 में। पटेल साहब को इसका इंचार्ज बनाया गया, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। पटेल साहब ने सारी जब रियासतों को मिलाया तो हमारे बुंदेलखंड की 35 देसी रियासत कहलाती हैं, 35 राजाओं ने एक लिखित संधि करी। सब ने दस्तखत कर दिए कि हम भारत गणराज्य के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि भाषाई आधार पर, रहन सहन के आधार पर, हमारी लोक संस्कृति के आधार पर हमारा एक अलग राज्य बने। इस बात को केंद्र सरकार ने माना और एक इकाई का गठन किया उन्होंने बिंद प्रदेश के नाम से, जिसके अंतर्गत 2 इकाइयाँ बनाई गई, जिसमें एक बुंदेलखंड राज्य थी। 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य अस्तित्व में आ गया था। कामता प्रसाद सक्सेना जी इसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए और नौगांव, जो छतरपुर का इलाका है, नौगांव इसकी राजधानी बनाई गई। लेकिन अमित जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो समय उठापटक चल रही थी तो एक ये भी बात बहुत जोर पर थी कि ये बुंदेलखंड का जो भाग है ये पूरे देश का हृदय भाग है। यहाँ लड़ाका बहुत है, इनसे हम कैसे संघर्ष कर पाएंगे, कैसे इनको हम क्या कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने शनै हमें तोड़ना शुरू किया। पहले हमारी इन्होंने जो राजधानी थी नौगांव से, उसको उठा के ये रीवा ले गए, फिर ये नागपुर ले गए, फिर आखिर में जब 1953 में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग आया और 1955 में इसकी रिपोर्ट आई। 1956 1 नवंबर 1956 में इन्होंने हम बुंदेलखंड वासियों को 2 भागों में बांट दिया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 1956 से ही इस बात की मांग प्रारंभ हो गई थी कि हमारा राज्य हमें वापस दो, जो आपने ख़त्म किया। लेकिन उस समय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे उनको ये समझाने का कार्य किया गया कि अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारे पास पैसे का अभाव है, हमारे पास बहुत सारे अभाव है, थोड़ा धैर्य रखिए, हम आपका राज्य आपको वापस करेंगे। 1970 के दशक में विश्वनाथ शर्मा, जो उस समय राजनीतिक तो नहीं थे लेकिन बैद्यनाथ परिवार के शीर्षस्थ थे, पैसा अपार था, उन्होंने एक बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन किया और बुंदेलखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को फिर से गति देने का कार्य किया। उस समय उन्होंने लगभग 2 लाख कुछ सदस्य बनाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सदस्य बनाए, अपनी चौपालें लगाईं, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया। फिर एक योद्धा निकल के आया जिसका नाम शंकरलाल मल्होत्रा था। 1989 में उन्होंने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, पार्लियामेंट में पर्चे फेंकने का कार्य किया, अनेक बार ट्रेनें रोकने का कार्य किया, 20 से 50 हज़ार लोग तक जंतर मंतर पर ले जाके धरना प्रदर्शन देने का कार्य किया। संघर्ष जो होता है वो संघर्ष सामने आ गया। लेकिन एक दिन, एक दुर्भाग्य का दिन आया हमारे यहाँ बीच में कि कुछ शरारती तत्वों ने एक बस में आग लगा दी। उस बस में एक लड़के की मौत भी हो गई जल के। शंकरलाल मल्होत्रा जी को जेल भेज दिया गया, 6 महीने वो जेल रहे, उनकी किडनी खराब हो गई वहीं। लास्ट में 2001 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद राजा बुंदेला ने मुक्ति मोर्चा संभाला, हम उसके कार्यवाहक अध्यक्ष हुए। 3-4 साल हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि मुक्ति मोर्चा के साथ हम कार्य करें, बड़ी रैलियां निकाली, बड़ी यात्राएं निकाली, लेकिन शंकर मल्होत्रा जी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा को राजनीतिक संगठन बना गए थे।
हम लोग ये चाहते थे किसी तरह से गैर राजनीतिक हो जाए। जितनी पहल करना थी उतनी पहल करी, अध्यक्ष से भी मिलने गए हम लोग निर्वाचन आयोग के, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं भाई, जो संस्था हमारे यहाँ पंजीकृत हो जाती है वो कभी वापस नहीं होती, वो अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसका नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब फिर हम लोगों ने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ी, राजा बुंदेला अपनी राह निकल गए और हम लोगों ने बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा बनाया। और जिस दिन निर्माण मोर्चा बनाया, जो आपने कहा, उसी दिन हमने सबसे पहले संकल्प लिया कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा मैं शादी नहीं करूँगा। इसके पीछे अमित जी कारण यही था कि जब भी कोई शादी होगी, जब भी कोई ऐसा अवसर आएगा, हमको कहीं ना कहीं एक टीस उठेगी कि तुमने एक सपना देखा है, तुमने एक प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करो। हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अमित जी, राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड की कुटी कुटी में आना प्रारंभ किया, दलित के यहाँ सो गए, दलित के यहाँ खाना खाने लगे। उस समय पूरे देश ने हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बदहाली को बदस्तूर देखा। हर चैनल ने दिखाया कि हमारा बुंदेलखंड कितना बदहाल है, कितना बेहाल है। उसी चीज़ को लेके मायावती जी आगे आ गई। उन्होंने भी एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए, लेकिन वो प्रस्ताव अपूर्ण भेजा उन्होंने कहीं डिमार्केशन किया ही नहीं, ये बताया ही नहीं वो 4 भाग कितने होंगे, कितने जिले आ रहे हैं इसके अंतर्गत, क्या इसकी बाउंड्रीज होंगी, कुछ भी नहीं किया और भेज दिया। केंद्र सरकार भी, क्योंकि चुनाव हो गए थे 2012 के चुनाव ख़त्म हो गए। 2014 में हमारे आंदोलन को अमित जी पंख लग गए, जिस समय उमा भारती जी झांसी आई लड़ने, और उन्होंने ये कहा कि भगवान राम को साक्षी मानकर हम बुंदेलखंड की जनता को ये वचन दे रहे हैं कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनेगा, यहाँ राम राजा सरकार राजा होंगे और यहाँ राम राज्य लेके आएंगे। यही बात उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर कहा कि अंबेडकर जी को हम प्रॉमिस करना चाहते हैं, साथ ही पूरे बुंदेलखंड के दलित भाइयों को ये गिफ्ट देने का कार्य करना चाहते हैं कि उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको रोज़गार यहीं मिलेगा, हर हाथ को रोज़गार यहाँ होगा और 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड बनवा देंगे। राजनाथ सिंह मऊरानीपुर आए। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि उमा जी हमारी बहन है, जो ये कह रही हैं वो अक्षरशः उसका पालन कराया जाएगा, क्योंकि इनके अंदर खुद इतनी क्षमता है कि प्रधानमंत्री भी इनको ना नहीं कह सकते। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी झांसी आए, वो थोड़े से और भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी की पूरी बुंदेलखंड में रम गई हैं। आपके जितने सपने हैं उनको साकार करने के लिए 2 कदम आगे जाने का मन करता है, और जैसे ही केंद्र में सरकार बनेगी, आपके माध्यम से जो भी मांग हमारे पास आएंगी उसको अक्षरशः पालन कराने का कार्य करके आपको क्या गिफ्ट आपको धन्यवाद दिया जाएगा। हालांकि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात नहीं है, थोड़ी सी अलग हटकर बात है। हमारे यहाँ अमित शाह भी आए। अमित शाह जी ने भी कह दिया बुंदेलखंड में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ का अवैध खनन रोक दीजिए तो हर बुंदेली बाशिंदे को एक मारुति कार मिल जाएगी। कितना झूठ, किस तरह का झूठ लगातार उमा जी से लेके आखिर में अमित शाह के तक हम लोगों से बोला गया, हम लोगों को छला गया। अमित जी, 3 साल की बात की गई थी, आज 7.5 साल हो गए, इनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा था। तब हम लोगों ने भी एक बैठक में एक प्रतिज्ञा ली कि अभी तक जो हम लोग आंदोलन का रुख लेके जा रहे हैं वो केंद्र सरकार की तरफ जाता है। 56 पुतले फूके थे हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उमा जी के झांसी में। कलेक्टर ने और एसएसपी ने ये तक कह दिया था कि धोखे से भी योगी की राज में मोदी का पुतला मत फूक देना, वरना जीवन सड़ जाएगा अंदर। उसके बाद हम लोग लगातार पुतले फूकते रहे। भानु जी, एक प्रश्न है मेरा कि बुंदेलखंड राज बनाने को लेकर के ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या पार्टी को दिक्कत हो रही है या सरकार को दिक्कत हो रही है कि इसके बनने से ये फ़ायदे हो जाएंगे या ये घाटे हो जाएंगे? ऐसी कौन सी समस्या है, मेरा ये प्रश्न है। मैं वहीं आ रहा था। तो तब हम लोगों ने भी एक प्रतिज्ञा ये कर ली कि अभी तक हम लोगों की राह अलग थी, अब हम अपने जो नुमाइंदे हैं जिनको हम चुनकर वोट देकर सांसद में और विधानसभा में भेजते हैं, अब हम इनका विरोध करेंगे। जब इनकी परछाई पर पैर पड़ेगा तब ये चीखेंगे। देखिए अमित जी, जिस धरा पर हम बैठ के आज आपसे बात कर रहे हैं, इस धरा को अगर हम ऊपर देखते हैं, धरा के ऊपर देखते हैं,
तो मुंह में बीड़ी और फटी बनियान, ये हम बुंदेलियों का सिंबल बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी आर्थिक कमी है, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। सबसे ज़्यादा डैम हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में है, पूरे एशिया में। लेकिन हमारा किसान ऊपर देखता है कि कब बारिश हो, कब इसी बोए। हम पानी के लिए, घर में पेयजल के लिए तरसते हैं, मीलों दूर जाते हैं हम पानी लेने। सबसे ज़्यादा डैम हमारे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उचित प्रबंधन ना होने के कारण हम प्यासे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो हर घर जल योजना निकाली है, घर घर तक नल पहुंच गया है, जल भी पहुंच गया है। अब वो योजना तो आप कहीं और नहीं जाओ, यहीं तालपुरा चले जाओ, अभय चले जाओ, कहीं दूर नहीं जाओ आप। अगर यहीं झांसी मुख्यालय में ही पानी मिल रहा हो नल से, चलिए वहाँ छोड़ दीजिए आप। लक्ष्मणगंज, जहाँ सबसे ज़्यादा चौथी मंजिल तक कभी पानी आता था, वहाँ गड्ढा करके लोग पानी निकाल रहे हैं। आप अपनी आँख से दिखाइए, देखिए यही हमारे साथ होता आया है और यही हमारे साथ हो रहा है। क्यों नहीं बन रहा बुंदेलखंड, जो आपने कारण पूछा, पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे पास है क्या, फिर हम आपको ये बता दें ये बना क्यों नहीं रहे। देश में सबसे ज़्यादा अगर पर्यटन स्थल हैं तो वो बुंदेलखंड में है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो रमणीक हो। आप अगर कहीं भी पहाड़ पे जाएंगे तो गोल गोल आपको सड़कें मिल जाएंगी, ऊपर जमा हुआ बर्फ़ दिख जाएगा। आप अगर साउथ में जाएंगे तो समुद्र की लहर आएगी, आपके पैर को स्पर्श करेगी, वो वापस लौट जाएगी। लेकिन जब आप बुंदेलखंड में घुसेंगे दिल्ली की तरफ से आके, तो 108 जैन मंदिर बने हुए हैं एक पहाड़ी पर, जो विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन अविकसित है। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देश में 2 सबसे बड़ी तांत्रिक पीठ हैं, एक कामाख्या पीठ, एक दतिया पीठ। दतिया पीठ अविकसित, कामाख्या पीठ जाने के लिए हम भी लालायत रहते हैं कि कामाख्या हो जाए। पूरे देश में होली खेली जाती है। होलिका हमारी झांसी की एरच गांव की थी। हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच हुआ करती थी। आपको वहां जाने की सड़क तक नहीं मिलेगी, गड्ढों से गुजर के आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक 6 इंच की प्रतिमा रखी हुई है जिसमें होलिका प्रहलाद को लिए बैठी हैं। वो क्षेत्र अविकसित। पूरे देश में लाखों राम मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन राम राजा सरकार, जहां गार्ड ऑफ ऑनर सरकार देती है, मध्य प्रदेश की सरकार, आपको सिर्फ बुंदेलखंड में मिलेगा। झांसी रानी की नगरी, डैम्स ऑफ की नगरी ललितपुर, रामायण लिखी गई हमारे बुंदेलखंड में, महाभारत लिखी गई वेद व्यास काल्पी में। ये सारी चीज़ें अविकसित छोड़ दी गई। बिजली जितनी हमको चाहिए 24 घंटे के लिए, उससे 3 गुना ज़्यादा विद्युत का जो उत्पादन होता है वो बुंदेलखंड में होता है। हमारा राजस्व सिर्फ विद्युत से ही आ सकता है, लेकिन हमें अभी भी अंधकार में रखा जाता है, हमें अभी विद्युत नहीं दी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी और क्षेत्र का आता है। ये हमारे साथ दुर्भाग्य होता चला जा रहा है। विद्युत व्यवस्था तो सुधारी गई है सरकार में, इसमें सिर्फ मुख्यालय पे सुधर गई। अभी भी आप यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, यहाँ से 16 किलोमीटर आगे है, आप अभी चले जाओ पारिछा के सामने, वहाँ की भी स्थिति है 17 घंटे विद्युत आती है, जबकि पारिछा में ही विद्युत बनती है, तब वहाँ 17 घंटे आती है। क्यों आ रही भाई? मुख्यालय आपने सुधार दी है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जितने भी जहाँ नगर निगम है वहाँ विद्युत की व्यवस्था प्रॉपर हो गई, झांसी में भी हो गई। अब बात सिर्फ ये आती है, आपने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अकूट धन संपदा है। हीरा हमारे यहाँ होता है, लेकिन भाई कहाँ के बनते हैं? गुजरात के। उंगलियाँ कहाँ की खोदती हैं उस हीरा को? गुजरात की। हमारे यहाँ के लोगों को तो हीरा जहाँ से निकाला जाता है उससे 2 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है, वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गोरा पत्थर 80% बुंदेलखंड सप्लाई करता है, चाइना तक जाता है आपके यहाँ, जिससे टूथपेस्ट बनता है, महिलाओं के प्रसाधन के जितने भी संसाधन हैं वो सब गोरा पत्थर से बनते हैं। हमारे यहाँ कोई भी उद्योग नहीं है उसका। ग्रेनाइट 35% जाता है। इमारतें कहाँ बन रही हैं? इंदौर में बन रही हैं, भोपाल में बन रही हैं, लखनऊ में बन रही हैं, नोएडा में बन रही हैं, गाज़ियाबाद में बन रही हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक भी आप बड़ी इमारत बता दीजिए। पत्थर सीना हमारा छल नहीं हो रहा है, लाभ सब उठा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो आपने पूछा कि क्यों नहीं बुंदेलखंड बनवाया जा रहा है, तो बुंदेलखंड सारे अधिकारियों का, समस्त राजनीतिक दलों का और जो भी सरकार आती है उसका सबसे बड़ा चारागाह है। जो अमित शाह जी ने शब्द बोले थे कि यहाँ का अवैध खनन, वो जो अवैध खनन होता है हमारे यहाँ से बालू का और मोरम का, अमित भाई सिर्फ और सिर्फ बालू
अगर आप खनन को, अवैध खनन को रोक दें तो मारुति कार की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पूरा बुंदेलखंड का राजस्व सिर्फ बालू से चल जाएगा। इतनी बालू हमारे यहाँ से आप देखिए, ट्रक के पीछे ट्रक लगातार लगे रहते हैं और उनकी लाइन नहीं टूटती है, इतनी बालू जाती है हमारे यहाँ से। राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा लाभ उस बालू से है, सरकारों को सबसे ज़्यादा लाभ उस बालू से है, और जो भी अन्य लोग अधिकारी आते हैं, क्यों नहीं आप लोग लगातार दिखाते हो अवैध खनन हो रहा है, पोकलिंग मशीन निकाल रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नहीं, आपने किसी थाने में पोकलिंग मशीन खड़ी देखी? क्योंकि उसमें सारे के सारे लोग संलिप्त होते हैं। कौन चाहेगा कि ऐसा चारागाह हमारे यहाँ से निकल जाए और ये अलग प्रांत बन जाए? पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण वहाँ शुरू होता है कि अगर बुंदेलखंड राज बन गया तो यहाँ के जो मोड़ी मोड़ा हैं, वे पढ़ जे हैं, वे लिख जे हैं। आज हमारे यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसकी पढ़ाई का स्तर और नोएडा की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के स्तर को अगर आप देखोगे तो 100 गुना का अंतर दिखेगा आपको। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो अमित जी कि हमारे बुंदेलखंड का पढ़ा हुआ लड़का उस लड़के के साथ कंपटीशन में कम्पीट करके आगे निकल जाएगा? कैसे सोच सकते हो आप? हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, आप अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों की घोषणा कर दी आपने, लेकिन जो 1970 का मेडिकल कॉलेज झांसी में सबसे पहले बनाया गया था, आधे चिकित्सक हैं उसमें, आधी पैरा मेडिकल स्टाफ है वहाँ पर, ऑन रिकॉर्ड है, लगातार हर तीसरे महीने यहाँ से लेटर जाता है, जो भी सरकार आती हो उसको लेटर जाता है कि इनको भर दी है आप पूरी, आज तक नहीं भरा जाता है। ये सारी की सारी मगरमच्छ के आंसू हैं, घड़ियाली आंसू हैं जो बहाते हैं। आज चुनाव आ गया, ये सारे चुनावी बुंदेली हो जाएंगे, तुम्हारा पसीना गिरेगा, हम खून बहा देंगे, तुम्हें एक दिन भी भूखा नहीं सोने देंगे, और जिस दिन बैलेट में हमारा हाथ लग जाता है मशीन के बाद, उसके बाद हमें कोई पूछने भी नहीं आता है, हमें कोई समझने भी नहीं आता है। कोरोना काल में आपने ही देखा होगा कि बुंदेलखंड के जब मजदूर लौट के आ रहे थे तो कितने बड़े बड़े छाले थे उनके पैरों में। कहाँ मर गई थी ये सरकारें? कहाँ मर गए थे वो जनप्रतिनिधि जो हमारे और आपके वोट से जीत के जाते हैं और ऐश करते हैं? सिर्फ इसलिए अमित जी बुंदेलखंड को नहीं बनाया जा रहा क्योंकि यहाँ का ही मुख्यमंत्री होगा, यहाँ का ही संतरी होगा। एक IAS छोड़ दिए, यहाँ के ही PCS होंगे, यहाँ के ही शिक्षा अधिकारी होंगे, यहाँ के ही सब कुछ होंगे। अगर वो भ्रष्टाचार भी करेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे? फिर बुंदेलखंड में ही तो खर्च करेंगे। यहाँ का पैसा नोएडा तो नहीं जाएगा, यहाँ का पैसा भोपाल और लखनऊ तो नहीं जाएगा, यही तो लगेगा ना, वो जो भी जहाँ भी चला जाए। हमारा शुद्ध कहना ये था, ये सब देखने के बाद जब हम उन्होंने निर्णय लिया कि हमको यहाँ के लोगों का विरोध करना है, अमित जी हम लोग राजा राम सरकार के चरणों में गए। राजा राम के चरणों में जाकर हम लोगों ने ये राम बंधन पुजवाए। ये राम बंधन पुजवाने के बाद एक पर्चा भी 10 लाख हम लोगों ने छपवाए थे, वितरित हो रहा है, बहुत तेज़ी से वितरित हो रहा है। उसमें जो शब्द उमा जी ने बोले हैं, प्रधानमंत्री ने बोले हैं, ये शब्द लिखे हैं, और ये कलावा हम लोग सारे लोगों के हाथ में बांधते हैं, लेकिन बांधने के पहले पूछ लेते हैं कि देखो हम इसमें तुम्हें राम को कॉल चढ़ा रहे हैं, तुम्हें राम को कॉल है जिनने हमें छला है बुंदेलखंड राज निर्माण के नाम पर, जिनने हमें ठगा है, जिनने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जिनने बरगला कर वोट लेने का कार्य किया है, इस बार इन्हें हरा दो। इस बार इन्हें इसलिए हरा दो कि ये यहाँ हारेंगे, केंद्र सरकार को डेंट लगेगा, और केंद्र सरकार को डेंट लगेगा वो अमित जी आपसे बात करने बुंदेलखंड आएगी। अच्छा, आपने सभी चीज़ों पे जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की थी सब पे आपने आरोप लगाए हैं कि विकास नहीं हुआ है। बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर भी विकास हुआ है, लाइट भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है पिछली सरकारों से, पानी की व्यवस्था को भी सुधारा गया। अब आप इन सभी चीज़ों को नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, बुंदेलखंड अभी भी पीछे है। तो ऐसे में क्या मान रहे हैं आप? क्या ये जो लोकसभा में बिल पास हुआ है बुंदेलखंड निर्माण को लेकर के, तो इसको लेकर के क्या माने, ये चुनाव को लेकर के केवल पास हो गया है या फिर आगे चल करके क्या होगा, इसका क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें हम आपको बताएं सर, हम लोगों ने लगातार आपके माध्यम को भी लगातार हम लोग बताते रहे थे, 5 बार रजिस्टर्ड पोस्ट से जितने भी जीते और हारे जनप्रतिनिधि हैं सबको एक एक पत्र भेजा, सबकी कॉपी है हम लोग के पास, रजिस्ट्री की कॉपीज़ हैं, और सबको वो पत्र में सिर्फ एक ही बात लिखी कि कृपया आप अपने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अपने राजनीतिक दल के, जिस राजनीतिक दल में आप हो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख दीजिए कि बुंदेलियों की ऐसी भावना है कि बुंदेलखंड राज यथाशीघ्र बना दिया जाए।
ये उसका प्रभाव था। ये उसका प्रभाव है कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने 8वीं बार लोकसभा में, पिछले लोकसभा से लेकर इस लोकसभा तक 8वीं बार बुंदेलखंड राज निर्माण की, 7 बार बुंदेलखंड राज निर्माण की बात की थी, और इस बार फाइनली उन्होंने लाके प्राइवेट मेंबर बिल रखा जिसको स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, सरकार 2 राह पे खड़ी हो गई। अगर इस प्राइवेट बिल को आप निरस्त करते हो तो ये माना जाएगा कि आप छोटे राज्य, जो आप लगातार कहते हो कि हम बना देंगे, छोटे राज्य सब हम ही ने बनाए हैं, हालांकि सिर्फ 3 बने हैं इनके शासनकाल में, लेकिन चलिए हम तो ये मानते हैं पूरे देश के छोटे राज्य आप ही ने बना दिए। तो या तो आप उससे पीछे हटने का कार्य कर रहे हो, और अगर उस बिल पे आप कार्य करोगे तो आपको बुंदेलखंड राज्य बनाना पड़ेगा। हम लोगों का प्रयास अब भरसक यही होने वाला है कि एक मर्द सांसद निकल के आगे आया है, बाकी सांसदों के मुंह में क्यों दही जमा हुआ है। अब हमारा प्रयास होगा इन सांसदों के खिलाफ भी इनका घेराव करना, इन्हें काले झंडे दिखाना, इनकी गाड़ियों के नीचे लेटना कि तुम भी पुष्पेंद्र चंदेल बनो, बुंदेली योद्धा बनो। हमारा तो इतिहास रहा है, बुंदेलियों का शौर्य का इतिहास रहा है। अपने पूर्वजों की आत्मा को लजाओ नहीं, निकल कर बाहर आओ। अगर एक मर्द खड़े होकर बिल ला सकता है तो तुम उसका समर्थन भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है, चुनाव के बीच में ये बिल पास होना कहीं ना कहीं नहीं, इसमें बिल सुकून पास देना तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी? आपको बता दें, देखिए पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को लेकर सिर्फ बात हम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने जो पिछली लोकसभा थी उसमें भी ये कहा था कि बिना राज्य बने योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। उनके शब्द सुनिएगा, लोकसभा पे डले, योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं लेकिन नाकाफी हैं। यहाँ का विकास तभी हो सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बने, क्योंकि हम 2 पार्टों के बीच में पिस रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अकेले योगी के प्रयास से कुछ नहीं होगा और अकेले मध्य प्रदेश के प्रयास से कुछ नहीं होगा जब तक हमको मिलाया नहीं जाएगा। ये उन्होंने पिछली लोकसभा में भी कहा था, और इस लोकसभा में भी जो बिल लेके आए हैं, देखिए ये तो अचानक हो गया कि चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा आ गई। अगर लोकसभा नहीं चल रही होती इस समय तो पुष्पेंद्र चंदेल बिल कैसे रख देते। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि चुनाव के दृष्टिगत देखते हुए हम लोग ये देख ही नहीं रहे बिल चुनाव के लिए रखा गया या चुनाव के लिए नहीं रखा गया। अमित जी एक बहुत कड़वी बात बता रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के बिल पास होने के बाद पटाखे हम लोगों ने चलाए, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के लोगों ने, मिठाई हम लोगों ने बांटी, खुशी हम लोगों ने मनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद और 19 के 19 विधायक ये किस बिल में सो गए। चुनाव चल रहा है, अगर चुनाव का फायदा उठाना था तो इन्हें भी तो बाहर आना था ना, कि देखो हमारे एक शेर ने करके दिखा दिया, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। डरते हैं ये। इन्होंने बीच में भी कहा था, एक बड़ा सा हमारे पास समाचार है, लिखा है, आपको दिखाएंगे अमित जी। उसमें लिखा था कि साहब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 19 में से 17 विधायकों ने एक प्रस्ताव कर दिया कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। समाचार आया बाकायदा, हमने भैया सबको मेल करके, व्हाट्सएप करके, सब करके सबको बधाइयाँ दी, खूब अखबार में भी छपवाया, आप लोगों के माध्यम से भी बधाई आगे दी। फिर हमने एक प्रश्न पूछ लिया उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से कि जिन जिन लोगों ने हस्ताक्षर कर ये पत्र दिया था उसकी कॉपी हमको दे दो। उनका जवाब मालूम क्या आया है? ऐसा कोई पत्र पटल पर रखा ही नहीं गया है। मैं कॉपी दूंगा आपको, मैं जो भी आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि कैमरा सामने चल रहा है और टाइम समाचार का कैमरा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं गुनहगार कहलाऊंगा, कभी भी मेरे ऊपर विश्वास मत करिएगा। ये मेरे पास सूचना के अधिकार में आया है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये इतने डरे हुए लोग हैं, इतने भयशुदा लोग हैं। हमारी एक वीडियो आ रही है अमित जी कल, जो इन लोगों ने बोला है वो सब उसमें होगा। सबसे आखिर में मालूम हमारे एक पत्रकार मित्र ने हमसे क्या पूछ दिया था कि यार इनके राज्य में तो किसानों को जीप से कुचल दिया जाता है, तय तो स्कूटर पे घूमत रहता अकेले। तो अमित जी हमने एक ही जवाब दिया था कि अगर मरूंगा तो संघर्ष करता हुआ मरूंगा, घर के अंदर छुप कर नहीं मरूंगा। मैं जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस कमेटी में, प्रदीप जैन जी केंद्रीय मंत्री थे, मैंने 17 मिनट शताब्दी रोक दी थी। 3 लाख जुर्माने का मुकदमा था मेरे पास, 3 लाख जुर्माने का मुकदमा। हमने पार्टी नहीं देखी, हमने ये सब नहीं देखा कि हमें पद से हटा दोगे, ये हटा दोगे। अरे तुम में हटाना वो 100 बार हटा दो यार। हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार कोई हमसे ले नहीं सकता है। भानु जी, अगला कदम क्या होने वाला है आपका, क्या रणनीति रहने वाली है? शुद्ध बात यह है निर्माण मोर्चा की कि अब क्योंकि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, इस पार्लियामेंट सेशन में कुछ होना नहीं है,
अगला पार्लियामेंट सेशन जब आएगा तो हमारा एक सूचना के अधिकार में जाएगा। कृपया बताएं इसमें क्या 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 कार्य किया गया है, क्योंकि इस तारीख को ये बिल रखा गया था, ये कहाँ तक पहुँचा दिया गया है। उसमें भी कई कमेटीज़ हैं, वहाँ पहले एक कमेटी को जाएगा, फिर दूसरी कमेटी को जाएगा। एक बहुत पहले बिल रखा था, आपको याद हो, प्रदीप जैन आदित्य जी ने, विनोद चतुर्वेदी जी ने और विवेक सिंह जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन उसको टेक्निकल एरर दिखाते हुए ने कैंसिल कर दिया था। ऐसे ही एक बहुत पहले बिल रखा था मध्य प्रदेश सरकार में, स्वर्गीय ब्रजेंद्र राठौर साहब ने, उसको भी टेक्निकल एरर दिखाते हुए कैंसिल कर दिया था। तो हमको यही देखना है कि ये टेक्निकल एरर में कैंसिल हो रहा है या इसको मान्यता दी जा रही है। और अगर ये टेक्निकल एरर में भी कैंसिल हो रहा है तो हमारा फिर दबाव होगा कि ये बिल दोबारा लाओ, अब वो टेक्निकल एरर जो बताया गया है उसको दूर करके लेके आओ, और अगर मर्द हो तो मर्द की तरह खड़े रहो। भानु जी, ये तो हो गई बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की बात, बुंदेलखंड की बात। अब शादी कब करने वाले हैं? चूँकि एक स्टेप तो आगे बढ़ गया है, अगर शादी नहीं कर सकते तो फलदान तो कर ही सकते हैं। नहीं, इसमें सोनी जी, ये जब हमने प्रतिज्ञा ली थी तो आप विश्वास मानिए इसमें कहीं भी कोई मजाक नहीं था जी। ये बहुत उस समय कई लोगों ने, जब हमने ये प्रतिज्ञा ली तो कई लोगों ने हाथ उठा के गुटखा छोड़ दिया था, किसी ने कुछ छोड़ दिया था। लगभग 70 लोगों ने कुछ ना कुछ छोड़ने का, त्याग करने का कार्य किया था जी। आज जो हमने कहा है कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, हो सकता है 2024 के पहले ऐसी परिस्थितियां बन जाए, और जो हमको दिख रही हैं कि निर्मित होंगी, क्योंकि 300 अभी भागवत जी आए थे, आपको एक बात बतानी भूल गए जी, भागवत जी आए थे चित्रकूट, वो भी ये कह के गए हैं वहाँ कि क्योंकि ये क्षेत्र 2 राज्यों के बीच में पिस रहा है, जब तक इसका एकीकरण नहीं होगा, मतलब राज्य नहीं बनेगा, तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। तो भागवत जी के कहने के बाद अनेक आरएसएस के लोग हम लोग के संपर्क में आए, और उन लोगों ने भी हम लोगों को एक चीज़ समझाने का प्रयास किया। हालांकि ठीक है, वो उनका कार्य था समझाने का, जितना हमें समझ में आ रहा है हम लोग ढो रहे हैं, उतना ही समझते हैं, नहीं समझ में आ रहा हम तो अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना ये था कि आप रुक जाइए, 325 सीटें लेके योगी जी आए हैं, आपका सौभाग्य। अब देखिए, ये आरएसएस के लोग कह रहे हैं, नाम मत पूछिएगा, आपका सौभाग्य होगा कि अगर इनकी सरकार कहीं गिर जाती है उत्तर प्रदेश में, तो मोदी जी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे कि किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार में वो 2024 का चुनाव लड़ लें। वो 1001% विभाजन कर देंगे, क्योंकि मंशा है। और उनको आरएसएस से एक बात उनके सामने भी जा चुकी है। हम लोगों की वर्किंग यही होती है कि हम सिर्फ ये बता देते हैं, यार यहाँ बिल्डिंगों का अभाव है, हम ये नहीं कहते हैं बिल्डिंग बनाई जाए। सरकार समझ जाती है कि आरएसएस क्या चाह रही है, तो आरएसएस क्या चाह रही है वो भागवत जी बता के चले गए। अब कार्य करना है सरकार को, लेकिन अभी इंतज़ार करना है इस बात का कि चुनाव सामने आ रहे हैं, इस समय हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चुनाव हो जाने दिए। हम लोगों ने कल ही एक वो निकालवाया, डाउनलोड करवाया कि 2017 के चुनाव में जितने भी विधायक 19 के 19 जीते हैं, उनको मत कितने मिले थे और सेकंड वाले को मत कितने मिले थे। इस बार आप देख लीजिएगा, भले ही ये जीते आए, लेकिन इनके मत कहाँ आ रहे हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे कलावे बांधे जा रहे हैं, राम बंधन बांधे जा रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं, और कल हमारी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तो ये हैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर के इनकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। नमस्कार।